अस्सलाम वालेकुम। द्रुव शरीफ फंड। सिर्फ उतना बताऊंगा जितना FAR 1 में बिल्कुल टू दी पॉइंट, वरना आपने बचपन में इंट्रो टू अकाउंटिंग पास की थी, उसमें एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट टॉपिक था। कितने दिन लगाए थे? नहीं नहीं, आप लोगों ने खुद पढ़ा कितने दिन में ये नहीं कह रहा, वैसे क्लासेस में 1 हफ्ता कम से कम लगाया होगा। 2.5 हफ्ते? 15-20 दिन? चले एवरेज, वेटेड एवरेज कर लें तो 1 हफ्ता। नहीं, इन्वेंट्री पड़ी होगी, कितने दिन लगाए? इन्वेंट्री नहीं पड़ी? पड़ी होगी, हफ्ता। ये हो नहीं सकता कि ये 5 हो वेटेड एवरेज। है बस सेल्स डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक नहीं, उतने बचपन में ना जाना। इनमें 7 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन, टोटल महीना हो गया। तो ये पढ़ते हैं भी इंशाल्लाह सारे। इसलिए सिर्फ टू दी पॉइंट बताऊंगा। इनमें अगर किसी ने को बहुत डिटेल कॉन्सेप्चुअल चीज पूछनी है तो नहीं, FAR 1 में नहीं टाइम। सिर्फ उतना बताऊंगा जितना कैलकुलेशन की हद तक या डेबिट क्रेडिट की हद तक चाहिए। पहले बता रहा हूं इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। और कॉस्ट निकालने के एक FIFO और एक FCO, और NRV होती है एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस फ्यूचर सारी कॉस्ट सेल करने की, रिपेयर करने की। ये हो गया, ये आता है आपको। डन। ये लिख लिया था? गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग, ये सारी तो नहीं लेकिन कुछ इनमें से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में काम आ सकती हैं। अच्छा, ये जो भी मैं ये सारे टॉपिक रिवाइज करा रहा हूं ना, इनका एक इस्तेमाल होना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में मेन। उसके अलावा एक्रूअल प्रीपेमेंट का इस्तेमाल होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक चैप्टर पढ़ाना है उसमें। सारे आएंगे सवाल तो।
ट्रांजेक्शंस बताऊंगा और एंट्रीज और ट्रेडिंग बिजनेस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कॉस्ट में है तो बस ट्रेडिंग बिजनेस। साल के शुरू में ये स्टार्ट इन्वेंट्री अकाउंट का जो बीडी बैलेंस आ रहा होगा वो ओपनिंग स्टॉक शो कर रहा होगा, और ये सिर्फ बीडी बताया है, इसकी एंट्री कोई नहीं होती। सिर्फ मैंने पूरा प्रोसेस सिखाने के लिए कि इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या होती हैं स्टार्ट बीडी से किया है, ये मैंने एंट्री नहीं की है। सिर्फ ये बताया कि साल के शुरू में जो ओपनिंग स्टॉक है वो इन्वेंट्री अकाउंट नामी अकाउंट का बीडी आ रहा होगा बस। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी, परचेजेस हो जाएंगी। तो अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो इसके मानने वाले, पीरियोडिक सिस्टम के मानने वाले गुड्स का खरीदना एक्सपेंस कहते हैं, परचेजेस डेबिट और कैश या क्रेडिटर्स क्रेडिट। और जो परपेचुअल सिस्टम मानने वाले हैं वो कहते हैं गुड्स अभी खरीदी हैं, बेची थोड़ी है, एक्सपेंस कैसे बना दें, तो वो इनका खरीदना एसेट मानते हैं, इन्वेंट्री डेबिट और कैश या क्रेडिटर क्रेडिट। और अगर खरीदी हुई चीजें वापस कर दें, यही एंट्री उलट कर देते हैं, कैश या क्रेडिटर डेबिट। और सिर्फ ट्रायल में बैलेंस अलग चाहिए, इसलिए परचेज रिटर्न्स ये एक्सपेंस ग्रुप है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, ये एक्सपेंस कम हो रहा है, और ये एसेट बढ़ रहा है। और अगर वापस कर देंगे तो इन्वेंट्री क्रेडिट।
गुड सेल करेंगे तो कैश और डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और ये भी यही मानेंगे। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करने वाले बिजनेसेस के नजदीक गुड्स खरीदना ही एक्सपेंस था, जबकि परपेचुअल वाले कहते हैं कि गुड्स अभी खरीदी हैं, अभी ये एसेट है, जब बिकेंगी तो एक्सपेंस बनाएंगे। तो बिकेंगी तो एक्सपेंस बनाएंगे कि सेल्स बनाएंगे? डबल एंट्री भी की, अभी तो डबल एंट्री की है, सेल्स भी बनाएंगे क्योंकि गुड्स सेल होना बहरहाल सेल है। लेकिन पीरियोडिक वाले पहले ही इसको एक्सपेंस कह चुके, परपेचुअल वालों ने पहले इसको एसेट कहा था, और जब बिक जाएगा तो एक्सपेंस कहेंगे। तो बेचते हुए एक और एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। क्या दोबारा सेल्स की एंट्री समझ आ गई? क्यों की है सेल्स क्रेडिट? सेल हुई है तो बस कॉस्ट ऑफ सेल हुई है, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर दी है। पीरियोडिक सिस्टम, अच्छा पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम है ना, ये अप्रोचेस हैं कि गुड्स का आना जाना एक्सपेंस कहना है कि एसेट कहना है। यानी गुड्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं, गुड्स का स्टोर में आना, गुड्स का स्टोर से जाना, इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसकी दो अप्रोचेस हैं। पीरियोडिक सिस्टम वाले कहते हैं कि गुड्स का खरीद लेना ही बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, जबकि परपेचुअल सिस्टम वाले कहते हैं कि गुड्स का खरीदना एसेट है। सबसे बात कर रहा हूं, एन इक्वल भी बगैर एन इक्वल, सबसे कह रहा हूं। क्या एंट्री करते हैं गुड्स बेचने की? गुड्स बेचने की क्या एंट्री करते हैं? गुड्स बेचने की क्या एंट्री करते हैं? गुड्स बेचते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और गुड्स शॉपर में डाल दें तो क्या एंट्री करते हैं? और शॉपर फट के चीजें नीचे गिर जाए तो क्या एंट्री करते हैं? यार सोते हुए ज्यादा अच्छे लगते थे, तू पीछे सो जाएगा रोज आगे। पीरियोडिक बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। पीरियोडिक सिस्टम में अगर गुड्स खरीदी जाएं तो उसको एक्सपेंस मानते हैं, परपेचुअल सिस्टम में गुड्स खरीदी जाएं तो उसको एसेट मानते हैं, क्योंकि स्टोर में इन्वेंट्री आ गई तो एसेट है। लेकिन जब ये सेल हो जाती है तो इनसे मिलने वाला बेनिफिट मिलना था वो मिल गया, बिक गई, तब इसको एक्सपेंस मानते हैं। गुड्स खरीदी क्यों थी बिजनेस ने? क्या फायदा लेना था इससे? बेचनी थी ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, डेप्रिसिएशन भी पढ़ लिया तो जिंदगी इतनी गुजार दी। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम खर्चा करते हैं तो उस खर्चे को किस पीरियड में एक्सपेंस मानते हैं? जब उसे बेनिफिट मिल रहा होता है। डेप्रिसिएशन भी मैचिंग कॉन्सेप्ट ही है। तो परपेचुअल सिस्टम वालों के मुताबिक गुड्स का खरीदना फिलहाल एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। जब इनको बेच देंगे तो बेनिफिट मिल जाएगा, तब एक्सपेंस मानेंगे। तो जब बेचते हैं तो बेचने की एंट्री भी होती है, और वो जो उसको तब एक्सपेंस नहीं कहा था अब एक्सपेंस कह देंगे। एसेट खत्म, एक्सपेंस बन जाएगा। और पीरियोडिक वाले तो पहले ही गुड्स के खरीदते ही एक्सपेंस कह चुके थे, तो वो अभी बस सेल्स की एंट्री करेंगे। और अगर बेची हुई चीजें वापस आ जाएं तो सेल रिटर्न्स डेबिट और कैश या डेटर्स क्रेडिट, और सेल रिटर्न्स डेबिट कैश या डेटर्स क्रेडिट। और अगर गुड्स वापस आ गई तो गुड्स बेचने को हम इनको कॉस्ट ऑफ सेल कह चुके थे, वापस आ गई तो इन्वेंट्री वापस डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। अगर गुड्स हो जाएं जाया, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गुड्स का जाया होना हम एबनॉर्मल ही मानते हैं। वो कॉस्ट अकाउंटिंग है जिसमें फिर नॉर्मल, और वरना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गुड्स जाया होना बस ये एक्सपेंस है, लॉस, तो इसको एबनॉर्मल लॉस या कह देते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में ना गुड्स का जाया होना को बहुत नॉर्मल चीज नहीं है, एबनॉर्मल ही होता है। तो एबनॉर्मल लॉस या गुड्स लॉस, जो परपेचुअल सिस्टम है इसके तहत एक एसेट था जो अब जाया हो गया, तो एसेट इन्वेंट्री क्रेडिट और ये एक्सपेंस डेबिट। अब इसमें हो सकता है कि कुछ बचा कुचा ठिकाने लगाते हुए कुछ पैसे रिकवर कर जाए। तो अगर कुछ पैसे मिल गए तो वो कैश डेबिट, और इन्वेंट्री नहीं, पीएनएल यही है, ये पीएनएल है। इन्वेंट्री कॉस्ट से खत्म, कैश कितने से? जितना मिलेगा, और ये
सेल नहीं भाई, वो जो P&L कहने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग इतनी देर से, वो ये एबनॉर्मल लॉस। इन्वेंट्री एसेट से निकाल दिया, अगर कैश मिला तो कैश डेबिट और एक्सपेंस बाकी है जी। कॉस्ट की अमाउंट से इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि स्टोर से पड़ी हुई गुड्स आया हो गई। सब लोग मोबाइल बचा बचा के चेक कर लें एक बार, देख रह गया हो किसी का। ना कर यार, बैलेंस है। अगर स्टोर से गुड्स जाया हो रही हैं तो इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट से। इन्वेंट्री क्रेडिट जो गुड्स जाया हुई इनकी कॉस्ट से। अगर खराब हुई हैं, कुछ जल गई हैं, सड़ गई हैं, तो किसी ना किसी को कबाड़िए को बेच के कुछ पैसा मिल सकता है, ये वो कैश डेबिट। और जो डिफरेंस है वो एबनॉर्मल लॉस, ये एक्सपेंस है। और अगर कुछ भी नहीं कैश मिल रहा तो बस सारा एबनॉर्मल लॉस है। पीरियोडिक वालों के नजदीक ये डेबिट डेबिट तो यही है। लेकिन जो गुड्स जाया हुई हैं वो कभी खरीदी तो थी, तो जब खरीदी थी तो उनको परचेजेस एक्सपेंस कहा था। अब वो खराब हो गए, फेंक दी, तो जिसको खर्चे को परचेजेस कहा था अब उसको हम परचेजेस से निकाल के इस नाम से निकाल रहे हैं, इस नाम में डाल रहे हैं, यानी इनकी कॉस्ट की अमाउंट से परचेजेस से निकल जाएंगी। क्योंकि आखिर में जाके, अभी को 2-4 एंट्रीज और बता लूं, आखिर में जाके एक एंट्री बताऊंगा तो तब ये परचेजेस क्रेडिट करने की वजह समझा दूंगा। अभी पीरियोडिक सिस्टम में गुड्स लॉस्ट, अच्छा ये मैंने इधर ट्रांजैक्शंस लिखी हैं और ये उनकी एंट्रीज बता रहा हूं। ये मैंने एबनॉर्मल लॉस डेबिट और गुड्स लॉस क्रेडिट नहीं लिखा है, स्लैश ये एक ही बात है। अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस क्यों क्रेडिट, ये भी 2-4 एंट्रीज के बाद रीजन बताता हूं। ये दोनों डेबिट ये सेम चीज है, जितना कैश मिल रहा है वो कैश डेबिट, और जो दोनों का डिफरेंस है वो एबनॉर्मल लॉस में, सिर्फ क्रेडिट का फर्क है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट पड़ा था नहीं, एबनॉर्मल लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट नहीं होती। या तो आपने अगर कुछ जरा जरा सा याद आ रहा तो P&L शायद डेबिट किया हो, ये वो P&L ही है। एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखना, P&L लिखना है जी। क्रेडिट पे क्या, क्रेडिट पे अच्छा, इसमें अकाउंटिंग के तो आप चीते चीतियां हैं ही। अगर कैश अभी मिला ना हो और इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया हो कि मिल जाएगा, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आ जाएगा। पैसे मिल गए तो कैश डेबिट, अगर पैसे अभी नहीं मिले और इंश्योरेंस वालों ने वादा किया हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट। पैसे मिल गए जितने भी कैश डेबिट, और अगर अभी मिलने हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया हुआ है पैसे अभी देने, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट। कितने से, जितने मिलेंगे। तो आप आगे चले ना, आपने मिटाना क्यों है, यहां से आगे चलिए ना। नहीं, इससे आगे चल रहा हूं ना, ये यहीं से आगे चल रहा हूं। ये इधर नंबर 6, ये जो आपको नजर नहीं आ रहा है ना, ये वो है गुड्स का स्टोर से निकलना सेल्स और परचेज रिटर्न्स के अलावा, ऑल अदर आउट्स। डैमेज तो मैंने चूंकि अलग बता दिया तो इसलिए बाकी सबको मैं यहां ले लेता हूं। ड्राइंग्स, चैरिटी, चोरी भी गुड लॉस्ट, और किसी को फ्री सैंपल बांट दिए, यानी किसी भी तरह स्टोर से गुड्स हो रही है आउट बेचने और रिटर्न के अलावा। गुड्स की ड्राइंग्स है, चैरिटी है, फ्री सैंपल्स हैं, तो
अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में फिर से सोल ट्रेडर पे चली जाएगी दुनिया। यानी उसके अलावा FAR 1 में सारा कुछ हमने जो स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं वो सब कंपनीज हैं, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में सोल ट्रेडर भी हो सकता। कंपनी में ड्राइंग्स नहीं होती, सोल ट्रेडर में होती है, तो इसलिए अब दोबारा से सोल ट्रेडर की बातें भी रेक्टिफिकेशन में आ सकती हैं। कंपनी में ड्राइंग्स नहीं होती, कंपनी में ओनर्स को जो भी मिलता है वो डिविडेंड ही है बस। तो अगर ओनर लेके जा रहा है तो ड्राइंग्स डेबिट, डोनेशन डेबिट, चैरिटी भी कह सकते हैं, फ्री सैंपल्स बांट रहे हैं तो मार्केटिंग कह सकते हैं। ये सब जो भी मिसाल बनती है वो डेबिट। और अगर परपेचुअल सिस्टम है तो क्या था जो हमने स्टोर से निकाल के दे दिया, इन्वेंट्री एसेट था, वो क्रेडिट हो जाएगा। और पीरियोडिक सिस्टम के मुताबिक इन सब के अगेंस्ट परचेजेस क्रेडिट होंगे। और क्यों होंगी ये दोनों की वजह इकट्ठी बताता हूं अभी अगली एंट्रीज में। साल के एंड पे जो ओपनिंग स्टॉक आ रहा है उसको भी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे फेंक देते हैं उठा के, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। और परचेजेस को भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही कर देते हैं ट्रांसफर। क्या पूछा है? ये क्या किया है? साल के एंड पे ना जो इन्वेंट्री अकाउंट में बीडी बैलेंस आ रहा था, क्या अमाउंट थी वो? ओपनिंग स्टॉक, उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इन्वेंट्री अकाउंट खाली। और जो परचेजेस अकाउंट में फिगर्स आ रही हैं उसको भी कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल है कोई अकाउंट। ये दो एंट्रीज करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या आ गया? ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, परचेजेस भी आ गई, दोनों डेबिट। तो बचपन का फार्मूला कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये वो प्लस प्लस हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल होता क्या है? यानी अगर वैसे समझना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? सेल करने पे कॉस्ट, जो सेल्स की हैं वो गुड्स हमें कितनी कॉस्ट की थी, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। परचेजेस जब भी कभी गुड्स खरीदते थे तो ये डेबिट होता था, अब इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, जाग रहे हैं, इसको यहां शिफ्ट कर दिया। इसमें और इसमें परचेजेस क्रेडिट इसलिए की थी कि ये जो चीजें स्टोर से बाहर जा रही हैं ये बिक रही हैं, ये किधर गई? जाया हो गई या किसी और वजह से गई। तो जब ये बिक ही नहीं रही तो इनकी कॉस्ट ऑफ सेल होनी चाहिए नहीं ना। अगर ये एंट्री ना की तो वो चीजें कभी खरीदी तो थी, जाग रहे हैं, वो कभी खरीदी थी तो वो परचेजेस में शामिल थी। अगर शामिल रहने देते तो कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाती, तो इसलिए उनको परचेजेस से निकाल लेते हैं। इसमें और इसमें परचेजेस से इनको निकाल के इन नामों में डाल देते हैं, क्योंकि ये तो बिकी ही नहीं है। अगर ये एंट्री ना करते तो इन्होंने परचेजेस में शामिल होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल में चले जाना था। परपेचुअल सिस्टम में परचेजेस का वर्ड तो कहीं आ ही नहीं रहा। वो तो जब गुड्स खरीदते हैं तो इन्वेंट्री में रखते हैं और जब बेचते हैं तो परपेचुअल में इसके तकल्लुफ की जरूरत नहीं होती। पीरियोडिक में इन्वेंट्री अकाउंट में शुरू में एक बीडी आ रहा था, इस एंट्री को करने के बाद इन्वेंट्री अकाउंट में एक बीडी था, इस एंट्री के बाद क्या हुआ? वो सीडी बन गया, फिर खत्म हो गया, इन्वेंट्री अकाउंट जीरो हो गया। साल के एंड पे पीरियोडिक सिस्टम
क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल काउंट होगा। ये जो अब मैं आखिरी एंट्री कर रहा हूं ना, ये रेक्टिफिकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है। नहीं होता है फेयर वन में, दफा कर नॉर्मल लॉस नहीं ना, नहीं हुआ फेयर पता नहीं क्या बताने लगा। हाँ, पीरियोडिक सिस्टम में सबको बता रहा हूं, पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा? फिजिकल काउंट से। फिजिकल काउंट होगा, उस फिजिकल काउंट में तो क्वांटिटी गिनी जाएगी, लेकिन उनके साथ कोई ना कोई पर्चियां रिकॉर्ड होगा, तो उनकी अमाउंट भी कैलकुलेट हो सकती होगी, और उसकी अमाउंट कॉस्ट और एनआरवी दोनों कैलकुलेट होंगी। दोनों में से लोअर क्लोजिंग स्टॉक की वो बन जाएगी वैल्यू, और उसकी फिर एंट्री होगी। ये बुक्स में रिकॉर्ड होगा, डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड होगा पूरा, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। और ये एंट्री किस अमाउंट से होगी? वैल्यू से। वो क्या होती है? तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर ईयर एंड पे फिजिकल काउंट होगा, उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली जाएगी, और उससे फिर ये एंट्री होगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ये एक इंपॉर्टेंट एरर है। परपेचुअल में ऐसे किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। कहां पर? साल के शुरू में इन्वेंट्री की मेरे को बीडी बैलेंस आ रहा था, क्या अमाउंट थी वो? ओपनिंग स्टॉक, उसको कॉस्ट ऑफ सेल में फेंकना है, इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। फिर पूरे साल में जितनी चीजें खरीदी, नेट ऑफ वो सारे आउट्स, उनको भी कॉस्ट ऑफ सेल में फेंक दिया, और फिर साल के एंड पे फिजिकल काउंट किया और क्लोजिंग स्टॉक गिना, फिर उसको रिकॉर्ड किया, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। और अगर इन तीन एंट्रीज पे गौर करें तो ये आपका वो कॉस्ट ऑफ सेल वाला फार्मूला बन गया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों डेबिट डेबिट हो रहे हैं, प्लस क्रेडिट हो रहा है तो माइनस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसलिए ये ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग होता है। पीरियोडिक में ईयर एंड पे ये ट्रांसफर्स होते हैं, परपेचुअल में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बीडी बैलेंस था, उसके बाद इन्वेंट्री कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं हुई, तो जितना बीडी बैलेंस आ रहा था उतनी ही अमाउंट को यहां क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री जीरो हो गई, और अब दोबारा क्रिएट हो गई। तो अब जो इन्वेंट्री का सीडी आएगा वो कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक, तो वो अब वो सीडी की शक्ल में आ जाएगा। ये है इन्वेंट्री की एंट्रीज, और इससे नीचे चल रहा हूं, अभी चल रहा है, अभी तो इन्वेंट्री खत्म की है। जी 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 बिल्कुल। क्या खानी है? कौन सा मिठाई का डब्बा है?
चांस तो इसका कम है एनआरवी राइट डाउन, लेकिन क्योंकि आईएस 8 भी है तो हो सकता है उसके अंदर ये हो जाए। पीरियोडिक सिस्टम में एनआरवी राइट डाउन का मतलब है कि अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट 100 है और उसकी एनआरवी 90 है तो परपेचुअल सिस्टम में क्या हुआ, आवाज तो पहुंच ही रही थी ना, कॉस्ट 100 है, एनआरवी 90 है। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री अकाउंट, परपेचुअल सिस्टम में है परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट चल रहा है ना। डेबिट क्यों हो रही है? जब गुड्स स्टोर में आ रही हैं, क्रेडिट जब गुड्स स्टोर से जा रही हैं, तो इन्वेंट्री के अकाउंट में जो सीडी बैलेंस आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा। अगर एनआरवी ज्यादा है तो बस ठीक है सीधी, अगर एनआरवी कम है तो इस अकाउंट का बैलेंस यहां से गिरा के यहां तक पहुंचाना है, तो 10 रुपए से एंट्री करनी पड़ेगी। पीरियोडिक में इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ये एंट्री की ही किससे है, 90 से, तो ये की ही हमने लोअर से, तो इसलिए परपेचुअल में ये एंट्री है, पीरियोडिक में इसकी कोई जरूरत नहीं। और जब ये सारी अकाउंटिंग्स हो गई तो फिर आखिरी काम जो सीडी बैलेंस ऑफ दोनों के अंदर, इन्वेंट्री अकाउंट के अंदर सीडी बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक आ चुका हुआ है, इन दोनों सिस्टम्स में सारा कुछ करने के बाद इन्वेंट्री अकाउंट का जो सीडी बैलेंस है वो क्लोजिंग स्टॉक आ गया हुआ। तो ये एंट्रीज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए काम की हैं। ये हो गया इन्वेंट्री डन। अब करते हैं ऐसे बैड डेट्स है, चलें जाए, किसने जाना है जाए, आप जाना है। इसको नोट करें पूरा, फिर जवान लोग हैं, आप थके थके लग रहे हैं। ये अरे वाह, वाह, कल क्या लिखे आप लोग? क्या क्या करूं उसको? 10 रुपए से एंट्री की, ऑटोग्राफ दे दूं।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर के लिए अच्छा आपने बैड डेट राइट ऑफ की एंट्री क्या पढ़ी है? बैड डेट डेबिट और क्या बैड डेट डेबिट प्रोविजन डेबिट नहीं हाँ अलाउंस फॉर डाउटफुल नहीं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट या बैड डेट डेबिट जब बैड डेट राइट ऑफ करते हैं बैड डेट राइट ऑफ कब करते हैं जब यकीन हो जाता है कि नहीं मिलने पैसे तो बैड डेट राइट ऑफ करते हैं तो बैड डेट डेबिट और ईयर एंड पे आपने प्रोविजन का नाम पढ़ा कि अलाउंस का दोनों चले प्रोविजन भी ठीक है अलाउंस भी ठीक है दोनों ठीक है बीडी बैलेंस सीडी बैलेंस और ये कैसे कैलकुलेट होता है क्लोजिंग डेटर्स पे एक परसेंटेज लगाते हैं और ये पिछले साल भी ऐसे ही कैलकुलेट हुआ होगा या अगर इस साल भी इसको जानना चाहें तो ये ओपनिंग डेटर्स के ऊपर परसेंटेज लगी हुई है फिर इसको करेंगे बैलेंस वो बैलेंस इस साइड पे भी आ सकता है इस साइड पे भी आ सकता है अगर इस साइड पे आया तो ये डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज और अगर इस साइड पे आया तो इंक्रीज है ये ऐसे नहीं पढ़ा हुआ और फिर इस डिक्रीज और इंक्रीज की एंट्री हो जाएगी अगर इंक्रीज है और अगर डिक्रीज है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए ये फॉलो करना है जी यही जो सिखाया है ये जो बताया सामने क्योंकि हमें डाउट है कि हमारा पैसा और डूब जाएगा तो डूब जाएगा तो एक्सपेंस ही होगा ना तो इसलिए एक्सपेंस अच्छा बस खत्म करूंगा क्लास ये एक्रूअल प्रीपेमेंट और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ये मंडे को करूंगा फिर वो नहीं हजम नहीं होगा आपसे बहुत ज्यादा है हैं? लेकिन अगर कोई और चैप्टर है और खासकर कैश फ्लो
हाँ ये 7 है। अच्छा वैसे दोनों ठीक है, जो मैं अभी बताने लगा वो और जो पहले बताया था वो दोनों सही है, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ये जो मैं अब बताने लगा हूं ये सही कंट्रोल नहीं हो पाएगा बच्चों से, इसलिए मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए ये बताया है। और उसके अलावा बाकी चैप्टर्स खासकर कैश फ्लो, इवन के FAR2 में भी ये जो अब बताने लगा हूं ये होगा। जब बैड डेट राइट ऑफ होंगे तो एक्सपेंस नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट होगी। कैश फ्लो में भी यही चलेगा और FAR2 में भी यही चलेगा। जब बैड डेट राइट ऑफ होगा तो बैड डेट नहीं, प्रोविजन डेबिट होगी। जी है दोनों ही सही, एंड रिजल्ट दोनों का सेम आता है, इसमें भी और FAR2 में भी। ये तरीका चलाना सवालों में आसानी रहता है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में इस तरीके में ना स्टूडेंट्स से गलती हो जाती है, एक एडजस्टमेंट और करनी पड़ती है फिर, तो इसलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ये अच्छा नहीं है तरीका स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ पिछले वाले तरीके में स्टूडेंट्स के लिए आसानी रहती है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अदरवाइज राइट ऑफ की ये एंट्री भी सही है और जैसे पहले लिखी थी वो भी सही है, एंड रिजल्ट दोनों का सेम निकलता है। लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ये तरीका फॉलो नहीं करना, जो पहले बताया था वो फॉलो करना, उसके अलावा चैप्टर्स कैश फ्लो, FAR2, ये वाला तरीका। अब अगर ये हमने डेबिट किया तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट में वो डेबिट साइड पे भी आ रहा होगा, BDCD भी होगा, ये भी होगा, फिर बैलेंस करेंगे और वो बैलेंस अगर इस साइड पे निकला तो डिक्रीज है। सिर्फ राइट ऑफ का फर्क है, बस सिर्फ राइट ऑफ वाली एंट्री का फर्क है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इससे पिछला वाला, और कैश फ्लो या आइंदा कभी चैप्टर्स के लिए ये वाला। प्री पेमेंट्स एक्रूवल कराना है, उसमें मैं आपको टी अकाउंट के फॉर्मेट्स और BDCD की कैलकुलेशन बस, और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये फिर मैं इंशाल्लाह मंडे को कराता हूं, और फिर एरर्स शो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।